गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए एक बार पुनः हम लोग हिस्ट्री का क्लास के लिए यहाँ शुरू करते हैं। कल जो क्लास जहाँ पे खत्म हुआ था आज वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। कल जैसा कि हम लोग लास्ट में मैसूर और अंग्रेजों के बीच के संबंध को पढ़ रहे थे, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ समाप्त हो गया था। तो आइए आज जो टॉपिक होगा वो 18वीं सदी के एक अन्य प्रमुख भारतीय शक्ति तथा अंग्रेजों के बीच के संघर्ष की कहानी है और उसका नाम है आंग्ल मराठा संघर्ष। उसका नाम है आंग्ल मराठा संघर्ष। आंग्ल मराठा संघर्ष को जानने से पहले या इससे पहले मैंने पेशवा और मराठा साम्राज्य के विषय में आपको पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत आपने देखा था कि बालाजी विश्वनाथ से लेकर पानीपत के तृतीय युद्ध तक, बालाजी बाजीराव तक, और उसके बाद जैसा कि पानीपत के युद्ध में मराठों की करारी हार हुई थी और ऐसा माना जा रहा था कि मराठे भारत की राजनीति में अर्थहीन हो जाएंगे, लेकिन इस तरह की आशंकाएं गलत साबित हुई और बहुत जल्द मराठे पेशवा माधवराव के नेतृत्व में पुनः उठ खड़े हुए और उत्तर और भारत की राजनीति में अपनी प्रमुख भूमिका को पुनः एक बार प्राप्त कर लिया। लेकिन 1761 पानीपत का जो तृतीय युद्ध लड़ा गया और मराठों को जो अफगानों से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, यद्यपि मराठे कमबैक करने में सफल हुए, लेकिन यह एक दौर था जिस दौर में भारत की एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति अर्थात अंग्रेज अपनी शक्ति को संचित कर रहे थे तथा अपने प्रभावों को बढ़ा रहे थे। और कुछ ही दिनों के बाद ऐसा लगने लगा कि बहुत जल्द भारत की प्रभुसत्ता के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच निर्णायक संघर्ष होने वाला है। और अंततः यह संघर्ष हुआ। ठीक है, तो इस संघर्ष की पृष्ठभूमि को थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। जैसा कि पिछले अध्याय में या उससे पहले के क्लास में मैंने बताया था कि बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था और बाजीराव द्वितीय द्वारा पेशवाई या पेशवा के पद पर सत्तासीन होते ही मराठा राजनीति में आंतरिक संघर्ष काफी तीव्र हो गया और प्रत्येक सरदार एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष में लिप्त हो गए। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का मौका मिला और अंततः वशीम की संधि के द्वारा मराठे अंग्रेजों के हस्तक्षेप को उन्होंने वैधता प्रदान की और ठीक उसके 17-18 साल बाद मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो यहां पर मैं जो डिबेट करूंगा या जो बातें मैं आपके समक्ष रखूंगा वो आपको यही बताना है। और जैसा कि टॉपिक मैंने दिया है आंग्ल मराठा संघर्ष, तो यहां आपको अंग्रेजों और मराठों के बीच भारत की सत्ता के लिए जो संघर्ष हुआ उस संघर्ष को मैं यहां बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक इस पर गौर कीजिएगा। तो आइए, आंग्ल मराठा संघर्ष के तहत कुल 3 युद्ध हुए।
कुल कितने युद्ध हुए? 3, जिसमें पहला है प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष। देखिएगा बोर्ड पे, प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष जो है इसका अवधि है 1775 से 1782, अर्थात यह युद्ध 1775 से 1782 के बीच लड़ा गया। ये आप लोग इस पॉइंट पे नोट कीजिएगा। दूसरा, किसी भी युद्ध का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, यद्यपि कारण अवश्य होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आंग्ल मराठा संघर्ष का एक ही का मुख्य कारण था, वो था अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। ये पूरी तरह स्पष्ट है, लेकिन इसके अलावे युद्ध के कुछ तात्कालिक कारण भी होते हैं। कुछ ऐसे कारण होते हैं जो युद्ध की ज्वाला प्रज्वलित कर देती है और दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। उसी प्रकार आपको प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष का कुछ जो तात्कालिक कारण है उसको आपको गौर करना है। तो ये कारण था रघुनाथ राव द्वारा पेशवा नारायण राव की हत्या। रघुनाथ राव के द्वारा पेशवा नारायण राव की हत्या। ये नारायण राव जो था वो पेशवा माधव राव की अकस्मात मृत्यु के पश्चात पेशवा की गद्दी पर बैठा था, लेकिन पेशवा का रघुनाथ राव जो था वो पेशवा नारायण राव का चाचा था, और यह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। यह स्वयं पेशवा के पद पर आसीन होना चाहता था, लेकिन जब वो अपनी महत्वाकांक्षा में सफल न हो सका तो उसने नारायण राव की हत्या कर दी तथा स्वयं पेशवा बनने का प्रयास किया। ठीक है, रघुनाथ राव जो राघोबा के नाम से भी जाना जाता था, उसने नारायण राव की हत्या कर स्वयं पेशवा बनने का प्रयास किया। इसी के तहत आप लोग गौर कीजिएगा, इसी के तहत इसी के तहत 1775 अंग्रेजों, यहाँ पे जो घटना मैं बता रहा हूं उन सारी बातों को आप इंटीग्रेट करके देखिएगा, तब आपको परिस्थिति का अच्छा से ज्ञान होगा और आप समझ पाइएगा। तो 1775 अंग्रेजों एवं रघुनाथ राव के बीच सूरत की संधि हुई। ये सूरत की संधि क्या था? तो ये सूरत की संधि रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। वह चाहता था कि वह मराठा पेशवा के पद पर आसीन हो, लेकिन बहुत से महत्वपूर्ण मराठा सरदारों द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो वो अंग्रेजों के साथ जा मिला और उसने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की।
और इस संधि के तहत यह तय हुआ कि अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा के गद्दी पर बिठाएंगे। बदले में रघुनाथ राव अंग्रेजों को बहुत सी रियायतें प्रदान करेगा। यहां पे एक चीज आप गौर कीजिएगा कि इस सूरत की संधि के द्वारा पहली बार अंग्रेजों को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप का अवसर मिला। यहां आप लोग यह इतिहास को पढ़ते हुए आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि आखिर भारत अनेक बार विदेशी शक्तियों से क्यों पराजित हुआ और उनका गुलाम हुआ। मध्यकाल में भी आपने देखा होगा कि हमारे देश के ही कुछ महत्वाकांक्षी और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा विदेशी ताकतों की मदद की गई और हम गुलाम हुए। आधुनिक काल में भी हम देख रहे हैं कि मराठे जो भारत की एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति थी और मराठों का आपसी अंतर्द्वंद ही मराठों के पतन का कारण कैसे बनता है, आप उसको देखिएगा। तो राघोबा की महत्वाकांक्षा आपने देखा, सूरत की संधि किया उसने अंग्रेजों के साथ। किस लिए? तो पेशवा का पद प्राप्त करने के लिए। बदले में अंग्रेजों को उसने लालच दिया कि वह उसे बहुत से व्यापारिक विशेषाधिकार और क्षेत्र प्रदान करेगा। ठीक है, आगे आते हैं। लेकिन यहां पे आप लोग देखिएगा, लेकिन नहीं, यहां पे आप लोग परिणाम स्वरूप अंग्रेजों एवं मराठों के बीच संघर्ष, अंग्रेजों एवं मराठों के बीच संघर्ष हुआ। अंततः यहां पे एक चीज आप गौर कीजिएगा, प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष का जो दौर था, उस दौर में ज्यादातर समय पर मराठों ने अंग्रेजों को पर शिकस्त ही दिया, लेकिन मराठे अंग्रेजों को पूरी तरह कुचल नहीं सके और दूसरी ओर अंग्रेज भी मराठों को निर्णायक शिकस्त देने में कामयाब नहीं हो सके। परिणाम स्वरूप 1782 सालाबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई। सालाबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई। यहाँ एक चीज आप लोग और गौर कीजिएगा कि सालाबाई की जो संधि थी, इस संधि की मध्यस्थता प्रमुख मराठा सरदार जिनका नाम था महादजी सिंधिया ने किया था। पर सालाबाई की संधि की मध्यस्थता किसने की थी? महादजी सिंधिया। अभी उन्हीं के वंशज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो वर्तमान में 1-2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री बने हैं। ठीक है, तो इसी महादजी सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के बीच बचाव किया और सालाबाई की संधि हुई और उस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ
और युद्ध का यह दौर परिणाम के दृष्टि से यदि आप देखिएगा कि इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ, तो अनिर्णित, अनिर्णित अर्थात कोई परिणाम नहीं निकला। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया। तो ये था प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष। इस आंग्ल मराठा संघर्ष से एक बात तो स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज जो साम्राज्यवादी विचारों के पोषक थे, वो किसी भी सूरत में भारत पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने भारत के देशी राज्यों के आंतरिक झगड़े को प्रोत्साहित किया, अर्थात उनके बीच फूट पैदा किया, और इस फूट से उन्होंने लाभ उठाने का प्रयत्न किया। तो यह तो पहला दौर था, अंग्रेज इसमें सफल नहीं हो सके, लेकिन अंग्रेजों ने हार नहीं मानी। वास्तव में अंग्रेजों ने हार नहीं मानी, और यूं कहिए कि इन्होंने नए संघर्ष की शुरुआत के लिए थोड़ा सा युद्ध विराम किया था। वास्तव में यह शांति नहीं था। आइए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जैसा कि मैंने बताया कि सालाबाई की संधि जो थी वो एक युद्ध विराम था, शांति नहीं थी, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बीज धीरे धीरे बोए जाने लगे। और 1803-5 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया? 1803 से 1805। कारण, इस युद्ध के कारण को भी गौर कीजिए कि इस युद्ध का क्या कारण था। तो इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण था मराठों का आपसी द्वंद्व, आपसी द्वंद्व, द्वंद्व या संघर्ष। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप का अवसर मिला। यहां पे आप लोग देखिएगा कि आखिर मराठों का जो आपसी द्वंद्व था वो क्या था, वो किस प्रकार का द्वंद्व था, और उस द्वंद्व ने किस प्रकार अंग्रेजों को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप का अवसर प्रदान किया। तो यह द्वंद्व था पेशवा, तत्कालीन पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा बिट्ठू जी, तत्कालीन पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा बिट्ठू जी की हत्या। ये बिट्ठू जी कौन थे? तत्कालीन पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा बिट्ठू जी की हत्या, बिट्ठू जी की हत्या। बिट्ठू जी जो जसवंत राव होलकर, जसवंत राव होलकर, जसवंत राव होलकर जिनका राज्य इंदौर में था, और उस समय के एक महत्वपूर्ण मराठा सरदार थे। बाजीराव द्वितीय ने अपने पद को बरकरार रखने के लिए मराठा सरदारों के बीच प्रतिद्वंदिता और द्वंद्व को प्रोत्साहित किया, और इसी दौरान
बाजीराव द्वितीय द्वारा जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दी गई। परिणाम स्वरूप जसवंत राव होलकर परिणाम स्वरूप जसवंत राव होलकर द्वारा पूना पर अधिकार। ठीक है, बिट्ठू जी की हत्या से क्रोधित होकर जसवंत राय होलकर ने पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा भागकर वशीन में शरण लिया और वहीं उसने 1802 में अंग्रेजों के साथ वशीन की संधि की। पेशवा भागकर वशीन में शरण लिया तथा 1802 में अंग्रेजों के साथ वशीन की संधि। ठीक है, वशीन की संधि किया। आगे आइए। लेकिन वशीन की संधि की, लेकिन वशीन की संधि की अपमानजनक शर्तों ने, लेकिन वशीन की संधि की अपमानजनक शर्तों ने मराठा सरदारों, वशीन की संधि की अपमानजनक शर्तें ने मराठा सरदारों को के आत्मसम्मान को जागृत कर दिया। कि आत्मसम्मान को जागृत कर दिया। ठीक है, परिणाम स्वरूप भोसले, सिंधिया, होलकर इत्यादि प्रमुख मराठा सरदारों द्वारा अंग्रेजों को चुनौती दी गई, लेकिन मराठा सरदारों की यह चुनौती सफल नहीं हो सकी और उन्हें अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करना पड़ा। ठीक है, जागृत कर दिया, पर लेकिन वे सफल ना हो सके। ठीक है, परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न मराठा सरदारों के साथ अंग्रेजों ने अलग अलग सहायक संधियां की। अंग्रेजों एवं मराठों के बीच संधि। इन संधियों पर आप जरा गौर कीजिएगा, वो कौन कौन सी संधियां थी और किसके किसके साथ किया गया। तो 17 दिसंबर 1803, 17 दिसंबर 1803 वर्धा की संधि। किसकी संधि? वर्धा की संधि भोसले के साथ, भोसले के साथ। 17 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों ने भोसले के साथ वर्धा की संधि की। भोसले
एक प्रमुख मराठा सरदार थे जो नागपुर, इनका केंद्र कहाँ था, नागपुर, और उनके साथ अंग्रेजों ने संधि किया और इस संधि की शर्तों के तहत कटक एवं वर्धा नदी का पश्चिमी भाग अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। कटक एवं वर्धा नदी का पश्चिमी भाग अंग्रेजों को मिला। तो ये वर्धा की संधि एक महत्वपूर्ण संधि थी जो भोसले के साथ किया गया। उसी प्रकार आगे की संधियां इस प्रकार है, जैसे 30 दिसंबर 1803 सुरजी अर्जुन गांव की संधि, 30 दिसंबर 1803 सुरजी अर्जुन गांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ये किनके बीच किया गया, तो सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच। ये सिंधिया का केंद्र कहाँ था, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का ग्वालियर जो है वो सिंधिया का प्रदेश माना जाता था। सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच और सुरजी अर्जुन गांव की संधि की शर्तों के तहत अंग्रेजों को गंगा जमुना का क्षेत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, अंग्रेजों को गंगा यमुना का क्षेत्र प्राप्त हुआ। जरा इन संधियों पर आप गौर कीजिएगा। भोसले से संधि, जो वर्धा की संधि हुई, वर्धा की संधि के द्वारा अंग्रेजों को कटक और वर्धा नदी का पश्चिमी भाग यानी कि उड़ीसा का एक प्रमुख इलाका यानी लगभग बहुत बड़ा इलाका इन्हें प्राप्त हुआ। वहीं सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो सिंधिया के साथ किया गया, इससे अंग्रेजों को गंगा जमुना का क्षेत्र प्राप्त हुआ, अर्थात उत्तर भारत पर की भूमि पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। 1804 अंग्रेजों ने राजपुर घाट की संधि की। 1804 उसी प्रकार 1804 अंग्रेजों ने राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि की किसके साथ, होलकर और अंग्रेजों के बीच। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने इस अलग अलग मराठा सरदारों के साथ अलग अलग संधियां कर भारत के विभिन्न भागों में अपने प्रभावों का विस्तार किया और इन संधियों के बाद निश्चित रूप से अंग्रेज भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर चुके थे। अब आते हैं जो सबसे निर्णायक दौर था, वो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अठारह सौ 17-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया, जो मराठा इतिहास एवं भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस युद्ध का कारण
इस युद्ध का कारण, आखिर इस युद्ध का क्या कारण था। यूं तो मैंने आपको बताया कि जितने भी भारत में संघर्ष अंग्रेजों का भारत की शक्तियों के साथ हुआ, उसका एक यूनिवर्सल अर्थात उसका एकमात्र रीजन था कि अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति या अंग्रेजों का ब्रिटिश साम्राज्यवाद, यानी अंग्रेज साम्राज्यवाद की भावना से प्रेरित थे और वो भारत पर अपने साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन हर एक युद्ध, प्रत्येक युद्ध का अपना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ न कुछ तात्कालिक कारण अवश्य होता है। यद्यपि द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष के पश्चात मराठों के बीच आत्मगौरव, आत्मसम्मान की प्रबल चेतना एक बार पुनः उत्पन्न हुई और उन्होंने महसूस किया कि वो आपसी प्रतिद्वंदिता को भुलाकर वे एकजुट होकर ब्रिटिश चुनौती को का सामना कर सकते हैं। यदि वो आपस में एकजुट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अंग्रेजों को भारत से निष्कासित कर देंगे। लेकिन उनका यह मानना बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अंग्रेज भारत के में अपने पैर काफी जमा चुके थे और काफी शक्ति अर्जित कर चुके थे। अब यह संभव नहीं था कि भारत की कोई देशी राज्य या देशी शक्ति अंग्रेजों को भारत से निष्कासित कर दे, क्योंकि अभी भी भारतीय शक्तियों के बीच बहुत व्यापक मत भिन्नता व्याप्त थी और कहने को तो वो एकजुट हो रहे थे, लेकिन वास्तव में एकजुटता अभी भी शेष थी। तो आइए इस युद्ध तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष के कारण पर गौर करते हैं। तो इसका कारण था ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा पिंडारियों का दमन, पिंडारियों का दमन। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जब पिंडारियों के खिलाफ निर्णायक अभियान शुरू किया तो इससे तो लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा पिंडारियों का दमन, परिणाम स्वरूप मराठा प्रभुत्व को चुनौती। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि युद्ध का कारण जो है वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा पिंडारियों का दमन। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये पिंडारी कौन थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये पिंडारी मराठा सैनिकों के साथ चलने वाले एक अस्थायी सैनिक ही कहिए। ये मराठा सैन्य व्यवस्था से नियमित रूप से नहीं जुड़े हुए थे, बल्कि ये एक अस्थायी पिंडारी, पिंडारी का मतलब होता है कि इसमें विभिन्न धर्मों के जिनका पेशा लूटपाट था, अर्थात इसमें लूटपाट, जिनका वैसे लोग जिनका पेशा एकमात्र पेशा था लूटपाट। तो मराठा पेशवाओं ने, सरदारों ने पिंडारियों को अपने अभियानों के साथ जोड़ रखा था और उन्हें अनेक जगहों पर जमीन देकर उन्हें बसाया था। और युद्ध के समय ये मराठा सैनिकों की टोली के साथ साथ चलते थे और जहां पे मराठा सैनिक छापे मारते थे वहां पिंडारी भी उन क्षेत्रों में लूटपाट करते थे और उस लूटपाट का कुछ हिस्सा ये मराठा सरदारों को सौंप देते थे और बाकी अपने पास रख लेते थे। इनके लूटपाट करने का तरीका बड़ा ही आक्रामक और आतंकित कर देने वाला होता था। ये जिस क्षेत्र में उतरते थे वहां एक दहशत और भय का माहौल उत्पन्न कर देते थे और साथ ही साथ मराठा अभियानों में भी ये मददगार साबित होते थे। परिणाम स्वरूप मराठा सरदारों द्वारा इन्हें प्रोत्साहित किया गया और इन्हें एक निश्चित क्षेत्र में बसाया भी गया। लेकिन जैसे जैसे भारत पर अंग्रेजों की सत्ता मजबूत होती गई,
तो ये पिंडारी चूंकि लूट मार के पेशे से जुड़े हुए थे, अतः इन्होंने अंग्रेजों के सामने कानून व्यवस्था की जबरदस्त समस्या उत्पन्न कर दी। परिणाम स्वरूप बाध्य होकर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इनके सफाये का निश्चय किया। क्योंकि पिंडारियों को मराठा सरदारों का राजनीतिक सहयोग प्राप्त था। जब अंग्रेजों ने पिंडारियों पर सीधा हमला किया तो मराठा सरदारों ने इसे सीधे सीधे अपनी प्रभुसत्ता का अपमान माना और मराठा सरदार अंग्रेजों के इस कृत्य के खिलाफ एकजुट होने का फैसला किया और संघर्ष करने का फैसला किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा पिंडारियों का दमन, परिणाम स्वरूप मराठा प्रभुत्व को चुनौती, ठीक है, और अंततः मराठा सरदारों द्वारा अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठता को चुनौती, और अंततः मराठा सरदारों द्वारा अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठता को चुनौती। तो इस प्रकार तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष जो था वो वास्तव में मराठों और अंग्रेजों द्वारा अपनी सर्वश्रेष्ठता की स्थापना के लिए ही जुड़ा हुआ था। पिंडारी तो मात्र एक बहाना थे। वास्तव में दोनों ही शक्तियां अब एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। युद्ध का परिणाम, ये तो कारण आपने देख लिया। अब युद्ध का परिणाम देखिए। तो परिणाम था मराठों की निर्णायक पराजय। मराठों की निर्णायक पराजय। यहां मैं लिख रहा हूं निर्णायक पराजय। इस निर्णायक को लिखने का कारण है, इसलिए यह निर्णायक पराजय लिखा गया है क्योंकि इसके बाद मराठे पुनः भारत की राजनीतिक सत्ता के लिए दावा करने के योग्य नहीं रह गए। अब यह निश्चित हो गया कि भारत की सत्ता पर अंग्रेजों का आधिपत्य कायम होगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ने यह निश्चित कर दिया कि भारत का अगला स्वामी अंग्रेज ही होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ बोर्ड पे मराठों की निर्णायक पराजय को लिखा है। ठीक है, तो मराठों की निर्णायक पराजय हुई, पूना पर अंग्रेजों का अधिकार कायम हुआ। देखिए, पूना पर ब्रिटिश नियंत्रण, ठीक है। पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, वहीं भेज दिया गया।